गुड मॉर्निंग सभी लोग को। जिनका जिनका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक है। और अभी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है आपके पास, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो बात समझिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके रिगार्डिंग, जितने भी क्वेश्चन जो बनेंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये जितने भी कांस्टेबल में सॉल्व पेपर हम लोग करेंगे, कंप्लीट जितना एग्ज़ाम में आ चुका है सब करेंगे विद इन। हम लोग को 1 से 2 दिन लगेगा। अच्छे क्वेश्चन जो है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिहार पुलिस मदनसीय सिपाही भर्ती 2022 में एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बेकिंग सोडा है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आप लोग जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और ये बिहार पुलिस का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या, सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। इसे खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है या बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है कि NaHCO3 होता है। उपयोग प्रति अम्लों में जो अम्लता कम करने के रूप में होता है। सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में, अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का रूप जो है इसको अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो थी लगभग कितना परसेंट थी? तो आपको बताना है कि 73% थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। जनगणना, अब आइए 2011 की जनगणना एक नज़र में देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 73% थी। कितने परसेंट थी? 73% थी। लेकिन इसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुषों की बोले तो पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% तथा महिला का बोले तो 65.46%। और केरल में 93.19% साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर राज्य बना है। तो सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है, जिसका साक्षरता दर कितनी है? 93.91%। जबकि 63.82% साक्षरता दर के बिहार सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बन गया है, सबसे कम। ऐसे भी जानते हैं बिहार में तो ऐसे भी बहुत कम ही रहता है हमेशा। आप लोग तो ऐसे भी अनुमान लगा मार सकते हैं। आगे चलिए, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में हम लोग जानते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को तो जानिएगा कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ था। कहाँ से हुआ था? याद रखिएगा कि आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। लोकतंत्र आज विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है और भारत विश्व का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। तो याद रखिएगा कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आगे चलते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन जो कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी? आप लोग सभी लोग आंसर बताएंगे। कोलंबस। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। तो अमेरिका का खोज, जिनका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, ने 1942 ईस्वी में किए थे और ये नए समुद्री मार्ग के द्वारा की गई थी। पुर्तगाली यात्रा वास्को डी गामा भारत कब आया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी कब? 1498 में। आप लोग को याद होना चाहिए। मार्को पोलो ये यूरोपियन यात्री थे जो कि एशिया के अनेक देशों में भ्रमण किया करते थे। ठीक है, तो आप इस बात को समझा कीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों को जो है सर्वसंगतता का एक प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, त्रिभुज का जो है उसके बारे में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1950 में पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल हुए थे? तो आपको इसका आंसर बताना है कि हिंद चीन में सबसे पहले किसने क्या था? तो आप ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे। 1950 में पहले हिंद चीन के जो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल हुए थे और 1887 में फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी ने उपनिवेशों का आधिकारिक नाम हिंद चीनी संघ कहा था। अगला क्वेश्चन बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन।
एंड नेदर द बॉयज एंड नॉर द टीचर्स। तो ऑप्शन नंबर ए बनाना है आपको कि इसमें इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। तो देखिए आप लोग समझते चलिए कि नैदर और इसके बारे में। उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान में विकल्प ए प्रयोग में उपयुक्त सही है, क्योंकि नैदर नॉर और वर्ब का प्रयोग वाला सब्जेक्ट के अनुसार होता है। नॉर का सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है, वर्ब की सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस नैदर द बॉयज और नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। आगे चले अगला क्वेश्चन पे। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी MRI। चुंबकीय पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी MRI है। MRI का विस्तृत रूप होता है मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग होता है। इसका प्रयोग शरीर के अंगों को चित्र प्राप्त करने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक दल का आपका आवश्यक है। राजनीतिक दल क्यों आवश्यक? राजनीतिक दल आवश्यक है तो ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, इसलिए राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्ष दल दोनों का होना जरूरी होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्ष दल दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो आप ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। वन तो प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है, रेगिस्तान भी प्राकृतिक है, लेकिन बगीचा क्या प्राकृतिक है? नहीं। तो परितंत्र दो प्रकार के कारकों से बनता है। परितंत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के तंत्रों से बनता है। एक प्राकृतिक परितंत्र तथा दूसरा कृत्रिम परितंत्र होता है। अब समझिए, प्राकृतिक परितंत्र प्राकृतिक द्वारा प्रदान होते हैं और कृत्रिम परितंत्र जो होता है वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो बगीचा कौन बनाता है? 10 गो पेड़ लगा दीजिए, 20 गो पेड़ लगा दीजिए, बना दीजिए बगीचा। तो ये क्या हो गया? कृत्रिम, आदमी द्वारा निर्मित किया गया। तो ठीक है, बगीचा मानव निर्माण। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021 और 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो आपको एकदम करंट देखिए, करंट से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है। हिमाचल प्रदेश से। किससे? हिमाचल। किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021 और 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो हिमाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि क्रिकेट टीम, तो विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, तो आपको याद रखना है सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के जयपुर में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश ने जयपुर के सवाई स्टेडियम में खेले गए फाइनल में तमिलनाडु के 11 रन से बीजेडी मतलब मेड से हराकर अपना पहला विजय मतलब हजारे ट्रॉफी जीता। तो आपको याद रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। ठीक है, तो ये कहाँ के मतलब किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 को विजय हजारे ट्रॉफी जीता था? तो हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, आगे चलते हैं। हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जीता। 2022 और 23 का विजय हजारे ट्रॉफी खिताब सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीता था। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक द चूजिंग द करेक्ट वर्ड एंड फ्रॉम द अपोजिट वर्ड। आपको इसमें बताना अपोजिट वर्ड। इफ ही कम वी वुड गो, आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। तो आपको समझना है कि दिए गए वाक्य रिक्त स्थान को विकल्प सी का प्रयोग होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझिए। इफ और सब्जेक्ट रहे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फिर सब्जेक्ट लेता है, फिर वर्ड प्लस V1 जो होता है वो लेता है। अगला चलते हैं, आगे क्वेश्चन बताइए। चूज द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो गिवन वर्ड्स दिया गया है उसका प्रोटेस्ट का बहुत ज़्यादा आता है ये सब क्वेश्चन। तो आपको याद रखना प्रोटेस्ट का टू ऑब्जेक्ट। क्या याद रखेंगे? टू ऑब्जेक्ट। दिए गए शब्द का प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है? विरोध करना। और विरोध का समानार्थी शब्द होता है टू ऑब्जेक्ट मतलब ऐतराज या आपत्ति करना। तो दोनों बात सेम है, प्रोटेस्ट करना और टू ऑब्जेक्ट मतलब ऐतराज या जो है आपत्ति करना, दोनों बात ही सेम है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर में। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया था? साइरस एस पूनावाला। किसको? साइरस एस पूनावाला को किया गया था। तो प्रतिष्ठित
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से साइरस ए पूनावाला को सम्मानित किया गया था तथा उन्हें यह पुरस्कार कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण कर कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करना किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में। अगला क्वेश्चन चले। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग तो कमेंट में आंसर दे ही सकते हैं। बताइए कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। इतना इजी क्वेश्चन आता ही आता है। ये टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। तो याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। और विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन किया था। किसने किया था? विद्युत बल्ब का किसने किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको याद रखना है। ये मैथ है, आपको बना लेना है। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आपको डिस्कशन भी दे रहा हूँ, तो आपको मैथ को बना लेना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर किसी दर पर प्रतिवर्ष 1250 रुपया 2 वर्षों में 1800 हो जाएगा तो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर आपको लगा लेना है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन को आंसर दे देना है आप लोग को, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व कर लेना है 16 नंबर का, ठीक है। 16 नंबर आपको सॉल्व करके आंसर हमको बता देना है कि 20% आएगा, लेकिन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को आप लोग लगाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि 20% कैसे आया। तो क्वेश्चन मैथ तो आता ही आता है, तो मैथ को थोड़ा सा आप लोग पोलाइटी नहीं लीजिए, मैथ को भी सॉल्व करते चलिए। चलिए एक क्वेश्चन और। एक खिलौना पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको बता देना है 350 रुपया। आपको इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ही बनाना है, उसके बाद बताना है, ठीक है। तारापुर केंद्र कहाँ है? तारापुर तो आप जानते ही हैं। तारापुर केंद्र किसके लिए है? तो आणविक शक्ति का है। किसके लिए? आणविक शक्ति का। तो तारापुर आणविक शक्ति केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र तारापुर नामक स्थान में 28 अक्टूबर 1969 में किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा तारापुर आणविक केंद्र, तारापुर आणविक शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो महाराष्ट्र में तारापुर नामक में। कब की गई थी? 28 अक्टूबर 1969 में किया गया था। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर है। भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर है। अगला चलते हैं कि संचालन राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लीलाधर जगुड्डी द्वारा रचित कविता कौन सी है? कविता बताना है कि लीलाधर द्वारा जो रचित है वो कौन सी है। तो आपको बताना है मेरा ईश्वर। क्या है? मेरा ईश्वर किनके द्वारा लिखित गई कविता है? तो लीलाधर के द्वारा। अब लीलाधर जो थे, लीलाधर द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर, इनकी अन्य रचनाएं भी है शंखमुखी शिखरों पर। शंखमुखी शिखरों पर याद रखिएगा किनका है? शंखमुखी शिखरों पर किनका है? तो आपको याद रखना है शंखमुखी शिखरों पर लीलाधर का है। ये नाटक है। क्या है? नाटक जारी है। रात अब भी मौजूद है, ये भी किनका है? तो ये भी लीलाधर का है। ये क्या है? तो यह महाकाव्य के बिना है। अब आपके याद रखना महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में आदि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा किनका है? तो आपको याद रखना है लीलाधर का है। तो आगे चलते हैं हम लोग। कविता की रचना केदारनाथ अग्रवाल तथा छाया मत छूना कविता की रचना गिरिजा कुमार मथुरा ने ये सब किया था। तो आपको याद रखना है कि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता की रचना किसने किया है? पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। याद रखिएगा आप लोग, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा किसने? केदारनाथ अग्रवाल। आगे याद रखिएगा कि छाया मत छूना कविता की रचना किसने किया था? गिरिजा कुमार माथुर ने की थी। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे चले हम लोग। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज आवश्यक होगा। तो आपको बताना है, सिंपल क्वेश्चन है कि ये समकोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? समकोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। समकोण त्रिभुज में एक समकोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप लोग ऑप्शन कमेंट करिए और इसी तरह आप लोग रेगुलर बने रहिए। हाँ, और एक जरूरी सूचना कि अभी अगस्त में नोटिस जारी हो गया है कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का बहुत ही अच्छा वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 100% श्योर है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या किसी भी एग्जाम का आया गया है, सब स्टेप बाय स्टेप और काफ़ी अच्छा तरीका से कराया जाएगा विथ डिस्कशन, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो आप तो जानते ही हैं कौन थे। अभी अभी उनका जिनका मृत्यु हो चुका है, आप तो जान ही रहे हैं उनके बारे में। तो कौन थे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये जो पहला बने थे, तो ये बने थे कब? 24 सितंबर 2019 को भारत के सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया। और भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। और वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? अनिल चौहान, सीडीएस जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीडीएस। वो कौन है? अनिल चौहान। आपको याद रखना है कौन है? अनिल चौहान 2021 के। तो अभी आप लोग इसको याद रखते चले। और एक बार थोड़ा सा जो बिपिन रावत सर थे उनके लिए थोड़ा सा आप लोग भी श्रद्धांजलि के लिए थोड़ा अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करें कि उसे हमारे देश में आए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर। अगला चलते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? बहुत ही अच्छा, बहुत बार आया। लाल पान की बेगम, याद रखिएगा। लाल पान की बेगम किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। अब फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु जो थे ये हिंदी भाषा में साहित्यकार थे। इन्होंने अपना पहला उपन्यास मैला आंचल लिखा, जिसे बहुत ख्याति मिली थी। और इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके द्वारा रचित कहानी पाल पान की बेगम, याद रखिएगा। पाल पान की बेगम किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। इनकी अन्य रचना भी थी, जैसे पढ़ती परिकथा, जुलूस कितने चौराहे, कलंक मुक्ति आदि। ये सब सारे इनके क्या थे? सारे रचित कहानी थे। तो आपको याद रखना, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना, लाल पान का बेगम कौन लिखे? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, फणीश्वर नाथ। ठीक है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय जो कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है ये? कहाँ पड़ता है? तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना के समय इसमें कुल कितने सदस्य देश था? तो याद रखिएगा उसमें 51 सदस्य देश था। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य थे। और अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बना। किसका सदस्य बना? भारत यूएनओ का सदस्य बना। कब बना? तो आपको ये सब क्वेश्चन जो है कि आपको याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को याद रखिए, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है सेशन, ठीक है। और भी अगर चाहते हैं कि बिहार दरोगा का भी सेट बनाया जाए तो भी बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा है मैथ के माध्यम से, यदि x1 x2 और xn का माध्यम x तथा y1 y2 n का माध्यम y है तो x1 x2 xn या y1 y2 yn का माध्यम क्या होगा? तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कुछ नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 1/2 x + y, ठीक है। तो आपको याद रखना। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो ये बहुत ही क्वेश्चन है किसमें? आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, इसको भूलना नहीं। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? 1 सेकंड, क्या हो गया? 1 सेकंड क्या हो गया? ओह सॉरी, चलिए। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हीमोग्लोबिन। तो आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो वर्णक है वो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। देखिए समझिए कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी, रेड ब्लड कार्बोसेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगे तो शरीर में खून की मात्रा कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। आपको याद रखना है, बहुत ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब बहुत बार आया है, एक बार नहीं बहुत बार। हीमोग्लोबिन, आपको याद रखना है अच्छा तुमसे आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। इसका जीवन काल कितना होता है, याद रखिएगा 120 दिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए सेशन को, अच्छा लग रहा हो तो दुर्गा के लिए और बिहार पुलिस, ये बिहार पुलिस में बहुत ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इज द रूल एप्लीकेबल ऑल दिस, तो आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है। तो उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान को लिए हम सी का 2 का यूज़ कर रहे हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग उपरोक्त होगा क्योंकि 2 का प्रयोग स्थान, व्यक्ति, किसी देश या किसी चीज़ या गति को बताने में किया जाता है, ठीक है। अप्लीकेबल एडजेक्टिव है तो हमारा प्रीपोजिशन भी करेक्ट होगा। आगे चले, अगला चलते हैं। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरित किस माध्यम के द्वारा होता है, तो एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप बोलिएगा सभी के माध्यम से, वायु के माध्यम से भी होता है, कीट के माध्यम से भी होता है, जल के माध्यम से भी होता है, सभी के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित वायु के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, कीट के द्वारा भी हो सकता है, कीट आदि माध्यम द्वारा होता है। किसी भी पौधे के पुष्प के पुंकेसर से परागणों की उसी पौधे के पुष्प का या दूसरे पौधे के पुष्प का वर्गीकारक जो होता है वो पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। एक विद्युत जनित्र बदलता है, अब एक विद्युत जो है वो कैसे बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपको सब हम एक बार में पहले रिवीजन करवा देते हैं। अगर आ गया तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको हम रिवीजन करवा देते हैं, आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, विद्युत जनित्र। कौन बदलेगा, विद्युत जनित्र बदलेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। अब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, सोलर बदलेगा। कौन बदलेगा, याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा को, किसको, जो सौर ऊर्जा होगा उसको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, सिंपल है, सोलर बदलेगा। अगर यांत्रिक ऊर्जा को बात करें कि यांत्रिक ऊर्जा है और उसको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, तो डायनेमो बदलेगा। कौन बदलेगा, डायनेमो कौन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, डायनेमो। आगे बात करते हैं अब हम लोग ध्वनि ऊर्जा को, और उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना हो जो होता है वो उसको कौन बदलेगा, माइक्रोफोन। याद रखिएगा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन, अब विद्युत आ रहा है उसको ध्वनि ऊर्जा में बदलना है तो कौन, लाउड स्पीकर बदलेगा। तो आपको याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, आपको याद रखना है कि डी.आई. मेंडलीफ को किसके लिए श्रेय दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। किसके लिए, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। देखिए डी.आई. मेंडलीफ जो है को तत्वों का आवर्त सारणी का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मेंडलीफ को आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों की आवृत्ति फलन होता है। अगला इंग्लिश का एक क्वेश्चन आप लोगों को ये बनाना है जो कि आता ही आता है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ही स्पीक्स हिंदी, ये स्पीक हिंदी, तो क्या बनेगा, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो अब ये बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता ही आता है पैसिव वॉइस से। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। देखिए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपको जीके में पूछ दिया जाए या फिर आपको करंट से रिलेटेड पूछ दिया जाए, तभी आपको बताना है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी, अवधेश नारायण सिंह थे। कौन थे, अवधेश नारायण सिंह। प्रश्नकाल के समय बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह थे और बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। अगर आपसे पूछे कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो कौन थे, याद रखना है रंजन प्रसाद। कौन थे, रंजन प्रसाद।
एकदम इजी क्वेश्चन। अनुवांशिकी का जनक किसे किन्हें कहा जाता है, ये तो कोई पूछने वाली बात है। जे कौन थे, जे मेंडल। ठीक है, मेंडल साहब को याद रखना। अनुवांशिक का जनक जे मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। जे मेंडल मतलब क्या, फुल नाम उसको याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, वो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे जीवों के मूल गुणों का संरचना और अनुवांशिक कहलाता है, वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था सबसे पहले। देखिए एक वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ाए थे, देखिए बिहार मध्य निषेध का क्वेश्चन में आया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। सिंपल क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, सिंपल। आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखे थे, उसमें भी ऑप्शन गलती था और इसमें भी ऑप्शन गलती। ये जो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुई थी, तो 1914 में हुई थी। कब हुई थी, सही ऑप्शन इसका बी है, 1914 में। सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में की गई थी ऑस्ट्रिया द्वारा किस पे, सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला और इसमें कितने देश शामिल थे, तो 37 देश शामिल थे। कितने देश, 37 देश ने भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण तो आप लोग जानते ही हैं, आपको आंसर में भी बता देना है। क्या था कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कडकू फर्डिनेंड को जो थो बोस्निया की राजधानी सराजेवो में 28 जून 1914 की हत्या कर दी गई थी। तो इसके कारण जो था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, तो आपको याद रखना है। एक सेकंड, आप लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता, कार्यान्वित पद प्रतीक करता है, तो किसका, समाज का। किसका करता है, याद रखिएगा, समाज का। तो समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता, या रेखांतरित जो है, ये रेखांतरित शब्द जो बात की गई थी, रेखांतरित पद प्रतीक समाज का, समुद्री कविता सीमाकांत महापात्र की रचना है। किनकी है, समुद्री कविता किनकी है, याद रखिएगा, सीमाकांत। किनका है, सीमाकांत महापात्र की रचना है। सीमाकांत महापात्र को वर्ष 1993 में, कब, वर्ष 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है सीमाकांत महापात्र को, किनको, सीमाकांत महापात्र को कब, वर्ष 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित उनको पुरस्कारित किया गया था। खाद्य सुरक्षा तात्पर्य है किससे, तो ऑप्शन नंबर डी, सभी से। किससे, सभी से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति पहुंचाना एवं समाज के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता तथा खाद्य की समर्थ है उससे। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो 2013 में आया था। कब आया था, जिसका उद्देश्य था कि एक गरिमापूर्ण जीवन होने के लिए लोगों की वांछनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न है, मतलब खाद्य की प्राप्ति मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके। अगला चलते हैं, आगे चलिए कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का। तो आपको याद रखना है कि जो सिरिसा बांदला जो थी, सिरिसा बांदला कौन थी, सिरिसा बांदला, ये जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बन गई थी। आपको बताना है कि पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी, तो आपको याद रखना है और बताना भी है कमेंट में, कौन, कल्पना चावला। सिरिसा आंध्र प्रदेश की कुटूर जिले की है। कहाँ की है, आपको याद रखना, सिरिसा कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की कुटूर जिले की। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। सिंपल क्वेश्चन, 1993 में। ये सब क्वेश्चन देखिए जो पढ़ लिए हैं उनके लिए सिंपल लगता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1993
1993 में हुई थी, 1993 में हुई थी। आगे चले तो अब आ गया है राष्ट्रीय के बारे में समझ लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस अधिनियम के तहत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले की आयु तक हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ये तो हो गया डी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन and that follow in the story the eyes are not here and where did the girl get to down। तो ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे। ठीक है, तो ये पैसेज है जो कि आप लोग क्लास 10th में शायद पढ़े होंगे। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, उपरोक्त पैसेज के अनुसार कहानी द आइज आर नॉट हेयर में लड़की जो है वो सहारनपुर में उतरी। वह अपने आंट से मिलने विकल्प में कहाँ जा रही थी, वो सहारनपुर गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। कहाँ, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलिए कुछ आपको बता देते हैं कि आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बनता है, बहुत ही एग्जाम ऑफ व्यू से बनता है। तो देखिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र की बात करें तो ये तारापुर महाराष्ट्र में है। ये अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। आपको याद रखना है किसके, अमेरिका की सहायता से। किसके, अमेरिका की सहायता से कब, 1969 में स्थापित किया गया था। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र के बारे में बात करें तो रावत भाटा कहाँ है, एकदम बहुत याद रखना है। रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु, कैगा कहाँ है, कर्नाटक, ननौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, और काकरापार कहाँ है, गुजरात में। तो आपको एकदम इसको रट जाना है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये पड़ता है तारापुर में, तारापुर महाराष्ट्र में। किसके सहायता से स्थापना की गई थी 1969 में, अमेरिका की सहायता से। ठीक है, रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में, कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, कैगा कहाँ है, कर्नाटक में, और ननौरा कहाँ है, ननौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और काकरापार कहाँ है, गुजरात में। आगे चले अगला ऑप्शन, बैलाडीला श्रेणी में किस जिले में स्थित है। बैलाडीला किस जिले में स्थित है, तो आपको ऑप्शन नंबर ये बताना है, बस्तर में। कहाँ है, कौन सा, बस्तर। आपको बताना है कि बस्तर जो है ये किस जिला में, किस राज्य में है। जो बैलाडीला है, बैलाडीला श्रेणी में बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला श्रेणी में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रचुर अयस्क में लौह अयस्क पाया जाता है बैलाडीला में। तो वर्तमान में ये किसमें कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन लौह अयस्क है। कहाँ, ये छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। आगे चले, सरहुल पर्व, एकदम बहुत ही पर्व से तो क्वेश्चन एक आ ही जाता है स्टैटिक का। ठीक है, तो आपको याद रखना है सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मुंडा मनाते हैं। कौन मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, कौन मनाते हैं, मुंडा। ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं, तो मुंडा मनाते हैं। तो याद रखना है कि सरहुल पर्व मुख्यतः मुंडा मनाते हैं। मुंडा कहाँ की जनजाति है, तो ये मुंडा झारखंड की जनजाति है और एक प्रमुख जनजाति है। और सरहुल पर्व जो है प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अमन फल संबंधित है, तो अमन फल किससे संबंधित है, जरा कमेंट करके आंसर दीजिए। चलिए, जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन के रिगार्डिंग को आप लोग बोला गया था कि सरहुल पर्व तो जानी गए कहाँ, मुंडा जनजाति का, ये कहाँ है, झारखंड। अमन फल संबंधित किससे होता है, तो धान से होता है। किससे होता है, अमन फल संबंधित किससे, धान से। ऑप्शन नंबर डी, अमन फल धान से संबंधित है। औस, अमन तथा बोरो चावल की फसलें हैं। क्या है, ये सब किससे है, तो धान की जाति। किसकी है, धान। आगे चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसमें, तो सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा, सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन, बी नंबर, सदस्यों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन तो आप लोग बना ही रहे थे कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश
निर्णय लिया जाता है तो सदस्यों के द्वारा। किनके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। याद रखिएगा, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय जो दिया जाता है सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। और स्वयं सहायता समूह SHG कुछ ऐसे लोग का एक अनधिकृत संघ होता है जो आपके रहन सहन की शिक्षा में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आपको बताना है कि अनादर का निरादर, अनूठा का बिजोड़, इशारा का सैन और गौरव का लाघव। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। युग्म से अनादर का आदर विलोम शब्द होता है। किस विकल्प में से सही विलोम शब्द युग्म है? शब्द और विलोम शब्द। अनादर का, अनूठा का समान और गौरव का लाघव। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की कुल सतह पर लगभग जो पानी से ढका हुआ है कितना परसेंट? तो आप तो जानते ही हैं कि पानी का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा 75%। जो पृथ्वी की कुल सतह पर लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो 75% है। अब पृथ्वी के बारे में बात आ गई है तो पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 75% पानी से ढका हुआ है और वास्तविक रूप से पृथ्वी का कुल सतह का लगभग 71% भूभाग पर क्या है? जल है। कितना परसेंट? 71% पर जल, भूभाग पर जल है। उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81%। आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में कितना पानी है? 61% और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो 81% महासागरों में ढका हुआ है। आगे चले। एक कहानी या भी रचना किसने लिखा है? एक कहानी या भी, ये रचना किनका है? या एक कहानी या भी, ये रचना किसका है? तो ये है मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी का। किनका? मन्नू भंडारी का। एक कहानी या भी मन्नू भंडारी की रचना है। और मन्नू भंडारी की अन्य रचना एक फ्लेट सैलाब और मैं हार गई या यही सच, तीन निगाहों की एक त्रिस्तार, ये भी किनका है? तो आगे चले। बताइए कि समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण जिसकी विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या हुआ? तो आप जानते ही हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के निकाल देना। ऑप्शन नंबर सी 384 वर्ग सेंटीमीटर। आप देख लीजिए, अगर नहीं बना पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बना के जरूर दीजिए। बिहार पुलिस मध्य निषेध में आया हुआ है। किसमें? बिहार पुलिस मध्य निषेध का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला तो बना ही लेंगे, ये भी बना लेंगे, इसमें कुछ नहीं है कि 10 मीटर गुने 5 मीटर विमाओं में से एक कमरे में रखे जाने सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर होगी। आपको बना लेना है इसको। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले। आगे बताइए कि घनाकार कमरे और बक्से, घनाकार कमरे आगे चलते हैं। घनाकार कमरे और बाकस में रखी जाने वाली, ये तो बन ही गया। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा और प्रशिक्षण जो है वो भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है। क्या है? भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है। भौतिक पूंजी क्या है? एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पाद या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है, जो किसी भी व्यावसायिक उपभोक्ता को बिक्री के लिए सामान और सेवाएं बनाने की अनुमति देता है। भौतिक पूंजी में यंत्र व मशीनें जो है भवन तथा कच्चा माल में शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षा प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। आगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विक्षेत्रीय होता है, वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए शार्क होता है। कौन होता है? शार्क। तो आप जानिएगा कि असमतापी जंतु शार्क का हृदय द्विक्षेत्रीय होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? असमतापी जंतु कहते हैं। कौन सा जंतु कहते हैं? असमतापी। कैसे? जो पर्यावरण के अनुसार अपना तापमान को घटाते बढ़ाते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं असमान। ठीक है,
असमतापी जंतु कहते हैं। जैसे सरीसृप भी क्या है, असमतापी है। उभयचर, मछलियाँ आदि, इनसे सीधा ये सब सारी क्या है, शीतर करती है जीव भी कहा जाता है। आगे चले, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी ही क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बनाइए। ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगता है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल। आगे चलिए आगे, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर जो होता है वो विपरीत दिशाओं में लगते हैं, और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आपको याद रखना है कि बंदूक से गोली निकलते समय पीछे और झटका देना, झटका लगना, ये सब क्या है, न्यूटन के ही नियम, न्यूटन के तृतीय नियम का ही उदाहरण है। क्या है, याद रखिएगा कि बंदूक से गोली निकलने समय पीछे की ओर झटका देना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना और रॉकेट का आगे बढ़ना, सब किसका है, ये सभी न्यूटन के तृतीय नियम का ही उदाहरण है। 51 हो गया। 52, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। बहुत बार क्वेश्चन आया, एक दो बार नहीं। कृषि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। और मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में बेरोजगार का स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिए, समय लगेगा, सेट में तो समय लगता ही है, और खास करके ये देखिए डिस्कशन सेट है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें नॉलेज को, तो आपको इसमें साथ में चलना ही पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा, यानी वसा मतलब क्या, तेल का प्रचुर स्रोत होता है। बोलता है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा यानी तेल का प्रचुर स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन का। किसका, सोयाबीन। तो सोयाबीन बीज प्रोटीन व वसा यानी तेल का प्रचुर मात्रा होता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन, कितना, 22% वसा रहता है, और 21% कार्बोहाइड्रेट, और 12% नमी, और 3% घटक रहता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन हटा सकता है। चलिए 44 में आते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से असदस्त कर सकता है कौन। तो ऑप्शन नंबर ए, सांसद। कौन कर सकता है, सांसद। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से संसद के द्वारा अवदस्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया। कितना में, याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, महाभियोग का वर्णन। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है, और महाभियोग की प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मतदाता सूची का आमतौर पर क्या कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है तो क्या कहते हैं, वोटर्स लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट। आप लोगों के घर में आता ही होगा, जब इलेक्शन होने वाली रहती है तो उससे पहले वोटर लिस्ट जारी कर दिया जाता है, जिनका नाम होता है वो जाकर वोट देते हैं। तो याद रखना है कि मतदाता सूची को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। आमतौर पर वोटर लिस्ट मतदाता सूची कहा जाता है। यह सूची निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाती है, और निर्वाचन आयोग का निर्माण भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना, 324 से लेकर 29 तक है। कितना तक है, 324 से 29 तक है। आपको याद रखना 324 से लेकर 29 तक है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बताइए, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको। सिंपल क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति किसको करेगा, राष्ट्रपति को करेगा। ऑप्शन नंबर ए। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं, पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, और हस्ताक्षरित लेख द्वारा कर सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपको याद रखना है कि संविधान में उपराष्ट्रपति से संविधान का प्रावधान किससे लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णय मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन बोलिए,
कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। और दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन बहुत बार। नेल्सन मंडेला को क्या कहते हैं? अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। किनको कहते हैं? नेल्सन मंडेला को। किसको कहते हैं? नेल्सन मंडेला को क्या कहते हैं? अफ्रीका का गांधी कहा जाता। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका का गांधी किनको कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है अफ्रीका का गांधी। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे कौन? नेल्सन मंडेला थे। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की जो है प्रायिकता क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सभी लोग ऑप्शन करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, आगे चले। ऑप्शन नंबर हो गए पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस मतलब शास्त्रीय नृत्य से था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कथक कैसे था? किससे था? कथक। आप लोग को बताना है ये कथक किस राज्य का नृत्य है? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो अभी हाल फिलहाल 1-2 साल पहले हुआ था। 22 जनवरी 2022 को हो गई थी। ठीक है, और कथक याद रखिए, कथक से संबंधित अन्य कलाकार लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना और नारायण, ये सब सभी थे किससे? तो कथक से। चलिए आगे के क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, या कहलाती है क्या? तो यह कहलाएगी क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। आपको याद रखना है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है, वो क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कहलाती है। आपको याद रखना, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है, उसको हम बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, कौन से समूह के शब्द का कमल के पर्यायवाची शब्द है? सिंपल क्वेश्चन है। सरोज, पंकज, अरविंद, ये सब किसका है? आप लोग याद रखिए, सरोज, पंकज, अरविंद किसका है? कौन सा समूह के शब्द जो है कमल के पर्यायवाची शब्द है? सरोज, पंकज, अरविंद, ये सब कमल के हैं। ठीक है, कमल के पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, वारिज, सरोज, सतदल, अरविंद आदि, ये सब किसका है? तो पंकज का। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर और हॉल के फर्श के ढकने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर के आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता पड़ेगी? तो आपको बनाना है, सिंपल है कि आवश्यक कारपेटों की संख्या बराबर मतलब हॉल का कुल क्षेत्रफल, मतलब हॉल का क्षेत्रफल बटा कारपेट की संख्या, तो उसको भागा दीजिएगा तो 54 आएगा। कितना आएगा? 54। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चले, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि दाल का बहुवचन शब्द क्या होता है? दाल का बहुवचन शब्द क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, दालें होता है। तो हिंदी से क्वेश्चन आता है, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो दाल का बहुवचन शब्द दालें हैं और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को हम लोग किस में बदलते हैं? ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। आपको याद रखना है, आ को ए में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन चले, 64 नंबर, देशों के बीच किस विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक है? मतलब देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय है। तो देशों के बीच जो विकास की तुलना करने की हेतु उपयोग मापक प्रतीक आय है, वो कौन है? प्रतीक आय जो है वो किसी भी देश का औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय होता है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कितना है? सबसे ज़्यादा अगर बात करें भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? तो वो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। अगला चले, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण पत्र मिले हैं? सिंपल क्वेश्चन है, धौलावीरा में। कहाँ से मिला है? धौलावीरा में। कहाँ से मिला है? धौलावीरा में, याद रखिएगा, धौलावीरा में मिला।
हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण पत्र मिले हैं? तो धौलावीरा में। हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण पत्र मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। यानी धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में, ठीक है, लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उत्खननकर्ता कौन थे? तो इनका जेपी जोशी इनका थे और रविंद्र सिंह विशिष्ट का द्वारा इनका किया गया। आपको बताना है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो सिंपल है, कौन है? शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। तो आते हैं भारतीय जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई का फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। जो अधिकृत पूंजी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1949 को। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण बात करें तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? आता है क्वेश्चन, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे तथा इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। अगला क्वेश्चन बना ही लेना है। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का मतलब त्यौहार बट्टा घोषित किया है और विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसे 960 रुपये का बट्टा यानी डिस्काउंट मिला। तो मोबाइल का फ़ोन का कितना होगा? तो आपको बना लेना है, ठीक है, 3200 रुपया होगा। आगे चले, आपको बना लेना है सब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी बनाती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी? तो नर्मदा क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी, मुहाना बनाती है। कौन? ऑप्शन नंबर डी। तो नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। इसका उद्गम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है तथा इसका मुहाना खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है मुहाना? इसका कहाँ है? तो इसका मुहाना खंबात की खाड़ी में। भारत के संप्रभु कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। भारत के संप्रभु कौन है? भारत के लोग। एक सेकंड रुकिएगा, कौन है? तो भारत के लोग है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, भारत के लोग। भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। सभी स्रोत का आधार भारत का संविधान और संप्रभु का अर्थ नभ, जल और सब मतलब क्षेत्राधिकार पर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग। थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिए, ठीक है। पहला कमेंट किनका आता है वो भी देखते हैं। बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को अंग्रेज ने बिहार को बंगाल से पृथक किया था। किससे? तो याद रखिएगा, बिहार को बंगाल से पृथक कब किया गया था? तो 12 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को अंग्रेज ने बिहार को बंगाल से क्या किया था? पृथक किया था। नए राज्य का गठन किया गया था। और 2023 में बिहार दिवस का थीम क्या था? युवा शक्ति प्रगति। युवा शक्ति प्रगति क्या थी? युवा शक्ति प्रगति थी। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है? ऑप्शन नंबर सी, शरीर का वजन। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, शरीर का वजन उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आता है। लेमार्क के अनुसार जनकों के उपार्जित लक्षण संतरियों से संप्रेरित होता है और उपार्जित लक्षण जो है आजीवन काल का विकसित होता है। 72 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है, जो कि आपको बना लेना है। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस्टिवल ऑफ द रिफरेंडेड टू टोल्स्टॉय एंड लिटिल गर्ल्स विज मैन देन मैन। आपको याद रखना ऑप्शन डी, ईस्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा टाइम हो गया है हम लोग का अप्रॉक्स, ठीक है, अब खत्म होने पे आ गया। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में कौन नहीं है? तो पशुपालन नहीं है। ये कौन सा क्षेत्र में आता है? आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पशुपालन किस क्षेत्र में आता है, तो उसके बारे में। तो पशुपालन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कौन कौन आता है। कृषि आता है, वानिकी आता है, मछली पकड़ना आता है और खनन आता है। ये सब प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उद्योग और हस्तलिपि वो सब आते हैं। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं और सब कुछ आते हैं तृतीय क्षेत्र में। 74 नंबर क्वेश्चन,
100 साल पहले किस देश ने नाजी पार्टी की स्थापना की थी? तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री अगर देखे नहीं होंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री जाकर देखिएगा, ये सब क्वेश्चन किया है वहाँ। जर्मनी को, किसको? जर्मनी। 100 साल पहले जर्मनी देश ने नाजी पार्टी स्थापित हुई थी और नाजी पार्टी की स्थापना 1919 में हुई थी। बताइएगा 1919 में कौन सा घटना हुआ था? ठीक है, एनोल्ड रेक्स ने किया था, जो जर्मन मार्क्स पार्टी के नाम से किया था। 75 भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कहाँ है? कौन सा वन है? आपको याद रखना है, भारत में सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा वन? पर्णपाती वन। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाता है। इन्हें मानसून भी कहा जाता है। इन वनों का चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीका, आंवला, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा बांस? ये सब सारे जो है इसमें पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 76 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी ए वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। बोलता है वेयर वाज सेंट कबीर आउट ऑफ द हिज ईयरली चाइल्डहुड डेज? वाराणसी। पैसेज में जो अनुसार संत कबीर का बचपन में पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो वाराणसी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। आगे चले, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ? तो सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ पाए जाते हैं? मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। किसमें? मैग्रोव वन। सुंदरी वृक्ष मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैग्रोव वन विश्व का उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का लवण पादप समूहों का एक विविध समूह है, जो ऑक्सीजन की कमी और उच्च लवणता और दैनिक जीवरीय अपालम जैसी परिस्थितियों के बीच अस्तित्व में बनाए रखता है। चलिए 78 नंबर, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी द्रव्य गैस एवं परिशिक्षित जो है ये। तो बादल या कोहरा द्रव्य गैस में परिचित कोलाइड का निकाय उदाहरण है। किसका है? कोलाइड का निकाय का उदाहरण है। याद रखिएगा, कोलाइड का निकाय का उदाहरण है। आगे चले, गैस में द्रव्य प्रक्षेपण से एरोसोल कोलाइडी का निर्माण होता है। 79 संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? ऑप्शन नंबर सी जहरीला। आप लोग को बताना है क्या बनेगा? जहरीला बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा शब्द जहर में अगर ईला प्रत्यय जोड़ने से जहर प्लस ईला क्या बनेगा? जहर प्लस ईला मतलब जहरीला। प्रत्यय शब्द जोड़ते। अब याद रखिएगा कि प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रयुक्त होकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आगे चले। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो आप तो जानते हैं, कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा। कौन करेगा? वित्त मंत्री के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, किसके तहत? 112 के में बजट का उल्लेख है। बजट का उल्लेख 112, बजट का उल्लेख 112। अगर आपका उल्लेख करना हो, आपको दिक्कत हो तो किसको? अभी आप लोग जिसमें बहाल होके जाएंगे वो भी 112 ही रहेगा। आराम से बैठिए, 112 का फ़ोन करेगा, आपको सॉल्व कर देना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या? बजट का उल्लेख है, या एक वित्तीय वर्ष का सरकार की अनुमोदित प्राप्ति होती है। तो आप समझिए इसके बारे में। 81 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अक्षय यानी अक्षय को ही हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय। क्या बोलते हैं? अक्षय को ही हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के ठीक है, अक्षय को हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? सूर्य। देखिए, सूर्य अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। अक्षय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग होने पर भी अनवरत पुनर्भरण और नवीकृत होता है। इसने हाल के समय में समाप्त होने की संभावना नहीं होती है। अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोत वायु ऊर्जा, बायोमास, तो भूतापीय ऊर्जा, ये सब सारे हैं अक्षय ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो आप लोग सब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था, जिसमें 389 सदस्य, कितने सदस्य? 389 सदस्य निर्धारित किया गया था।
और भारत के विभाजन के बाद इसकी संघीय घटक 229 रह गई थी और मुस्लिम लीग में कितना था, 73 था सदस्यों की संख्या। 83 नंबर क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन देखिए 83 में। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक पारितंत्र में सभी हरे